वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। गैमेटोजेनेसिस का वह प्रकार जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो उसको हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कहा था, उसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि उस गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा एग का फॉर्मेशन होगा, यानी कि हमको oogenesis देखना है। तो आज का जो हमारा हेडिंग है ये है oogenesis का। oogenesis क्या है बच्चे? ये oogenesis है ना, इट इज ए टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन विच एग विल और ओवम विल प्रोड्यूस। तो इसको क्या कहेंगे बच्चे? टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन विच एग और ओवम विल प्रोड्यूस। ओके बच्चे, एक बात। दूसरी बात कि ये जो oogenesis प्रोसेस है, ये oogenesis प्रोसेस एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है हम लेटर ऑन आपको समझा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा कि इट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके बच्चे, ना अब जो है इसमें हम थोड़ा सा जनरली ओवरव्यू एक देते हैं, कुछ बातें जो इस oogenesis से रिलेटेड हैं। जनरली हम इस बात को जानते हैं कि जब एक फीमेल चाइल्ड मदर उम्ब में डेवलप कर रहा होता है ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, जिसमें जाइगोट का डिवाइड होता है, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और फिर एम्ब्रियो जो है इम्प्लांटेशन करता है यूट्रस के दीवार से, और फिर जो है 9 महीने का समय बीतता है, 280 डेज यानी तो 38 वीक। ये जो टाइम पीरियड है जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, उसके बाद एक चाइल्ड का बर्थ होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है जिसको आप जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, एक्चुअली में इसका जो अर्लियर स्टेज है जिसको आप एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एक फीमेल चाइल्ड अपने ओवरी में फॉलिकुलर सेल को प्रोड्यूस कर लेता है। जब एक फीमेल चाइल्ड माँ के गर्भाशय में 1 महीने का रहता है, यानी जेस्टेशन पीरियड जो 9 महीने का समय है उसका पहला महीना, तो जब पहला महीना, एक जनरलाइजेशन हम ऐसे देखते हैं, द फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, द फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, जब पहला महीना में ही ये फीमेल चाइल्ड माँ के गर्भाशय में पल रहा होगा, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज, उस वक्त उसके ओवरी में 1700 प्राइमरी फॉलिकुलर सेल का निर्माण हुआ होगा। उस वक्त 1700 प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकुलर सेल का जो है फॉर्मेशन हो जाता है किसके अंदर? उस फीमेल चाइल्ड के ओवरी के अंदर। उसके बाद सेकेंड मंथ ऑफ द जेस्टेशन पीरियड, जब दूसरा महीना में इन करता है वो बच्चा माँ के गर्भाशय में, तब ये 1700 प्राइमरी फॉलिकल जो है बढ़ जाता है, इंक्रीजमेंट हो जाती है, और ये 6 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कर चुका होता है। फर्दर इसी तरह से जब 5th मंथ में इंटर करता है ये जेस्टेशन पीरियड का ये बच्चा माँ के गर्भाशय में, तब ये प्राइमरी फॉलिकल की संख्या 7 मिलियन हो जाती है। सही बच्चे, है ना? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होता है, जिसमें पहला महीना ही 1700, दूसरा महीना 6 लाख, एज सो ऑन 5th महीना तक ये कितने में पहुंच जाते हैं? 7 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। और 5th मंथ में जब ये 7 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम एट्रीसिया कहते हैं, है ना? एट्रीसिया कहते हैं। एट्रीसिया, व्हाट इज, सवाल ये उठा कि एट्रीसिया किसको कहते हैं?
एक्ट्रीसिया इज नथिंग, इट इज जस्ट श्रिंकेज ऑफ फॉलिकुलर सेल। ये जो फॉलिकुलर सेल जो बना है प्राइमरी फॉलिकल्स, इस सेल में से बहुत सारे सेल में, मैक्सिमम सेल में श्रिंकेज आएगी और वो प्राइमरी फॉलिकुलर सेल जो है ये नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। यानी जब एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ का समय आएगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब जन्म का समय होगा बच्चे का, उस वक्त उसके ओवरी में 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल बच जाता है। यानी 5 मिलियन यहाँ क्या हो गया है, श्रिंकेज हो गया, एक्ट्रीसिया हो गया है। समझे बच्चे? एट द टाइम ऑफ बर्थ ये 2 मिलियंस हो गया। अब इस बर्थ के बाद एक स्टेज फिर आएगा जिसको हम पीवर्टी का स्टेज कहते हैं। आप जानते हैं जहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है। जब पीवर्टी का एज आएगा तब ये 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स में लगातार एक्ट्रीसिया होने के कारण ये 60,000 से लेकर 80,000 तक रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा उसमें, ठीक है। और उस 60,000 और 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स में 500, अराउंड 500 प्राइमरी फॉलिकल्स विल बी ग्रुप और क्लस्टर टुगेदर, एक साथ जमा होगा, है ना। तो आउट ऑफ दिस क्या होंगे बच्चे, 500 प्राइमरी फॉलिकल्स विल बी एक्ट्स एज ए, है ना, या आउट ऑफ दिस 60,000 और 80,000 500 प्राइमरी फॉलिकल्स में जो है भाग लेंगे, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा और उसमें फिर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करेंगे, या सीधे शब्दों में कह सकते हैं वो 500 जो प्राइमरी फॉलिकल्स बच गया वो रिमेनिंग थ्रू आउट द लाइफ क्या होंगे, वो फंक्शनल रहेंगे। उन 500 में से कोई एक, ओनली वन इन ए मंथ, एक महीना में, एक महीना, ओनली वन इन ए मंथ, एक महीना में एक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, मैच्योरिटी को गेन करेगा और एग का फॉर्मेशंस करेगा। समझे बच्चे? अब देखिए कि इस जगह पर जब हम देख रहे हैं कि इस जगह पर 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण हुआ, फिर 6 लाख, फिर 7 लाख इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ डिक्रीज कर गया। इसका मतलब है ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, बिकॉज प्राइमरी फॉलिकल ही क्या होंगे, अंडे बनाएंगे। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं चलता है। इसीलिए एक oogenesis को हम एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। एक जनरलाइजेशंस इस जगह पर हम आपको दिए। अब आइए बच्चे कि उस 500 प्राइमरी फंक्शनल फॉलिकुलर जो सेल है, जिसमें एक प्राइमरी फॉलिकल्स फर्दर प्रोसीड करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा या मैच्योरिटी को गेन करेगा और एग का निर्माण करेगा, उसको क्या कहते हैं या वो कैसे होता है, इस बात को हमको अब जानना है। चूँकि ये oogenesis की प्रक्रिया जो है एक कंप्लीट होता है 3 स्टेप में। तो oogenesis will completed in 3 phases, in 3 phases, namely पहला फेज को हम मल्टीप्लिकेशन का फेज कहते हैं, दूसरे को हम ग्रोथ फेज कहते हैं और तीसरे को हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं। तो ये oogenesis
का जो कंप्लीट प्रोसेस है ये 3 फेज में पूरा होगा। उनमें से एक को हम मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरे को ग्रोथ फेज और तीसरे को मैच्योरेशन फेज कहते हैं। हालांकि इन तीनों फेज को एक बार हम स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखे थे। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है बच्चे? डिवीजन होता है। ग्रोथ फेज में इनलार्जमेंट होती है। और मैच्योरेशन फेज और मल्टीप्लिकेशन फेज में यहाँ अंतर ये होगा कि मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस डिवीजन होगा, लेकिन मैच्योरेशन फेज में जो है वहाँ मियोसिस डिवीजन होते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर है। और ये फेज जो है इनलार्जमेंट का है, सेल के साइज में क्या होगी? वृद्धि होएगा। ठीक है। ये अब जो है 1 बाय 1 इस प्रोसेस को समझने के लिए हम विचार करते हैं, एक प्राइमरी फॉलिकल लेते हैं। आउट ऑफ दोज 500 फॉलिकल, उनमें से एक प्राइमरी फॉलिकल्स को हम यहाँ लेते हैं। सपोज कीजिए एक प्राइमरी फॉलिकल सेल को आपने लिया। इस प्राइमरी फॉलिकल जो सेल है, इस जगह पर पहला फेज एक्ट करेगा और उस फेज को हम मल्टीप्लिकेशन का फेज कहते हैं। ओके बच्चे, मल्टीप्लिकेशन फेज। इस मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस डिवीजन होगा और इस माइटोसिस डिवीजन के तत्पश्चात एक सेल का फॉर्मेशन होगा और ये सेल डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि डिवीजन कैसा हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। और इस सेल को हम ऊगोनिया कहेंगे। ओके बच्चे, अब इस ऊगोनिया सेल में ग्रोथ फेज स्टार्ट होगा। सेकेंड फेज ग्रोथ फेज स्टार्ट होगा और ये ऊगोनिया सेल के साइज में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा ड्यू टू द वाइटलाइजेशन। तो यहाँ आप ऐसा लिख सकते हैं, इंक्रीजमेंट इन द साइज ऑफ ऊगोनिया ड्यू टू वाइटलाइजेशन। What is the vitalization? Vitalization is the process in which yolk will form. समझे बच्चे? तो एक yolk एक न्यूट्रिटिव सेल है ना? तो ये yolk का फॉर्मेशन जिस प्रक्रिया के द्वारा हो उसको हम वाइटलाइजेशन कहते हैं। तो जस्ट वाइटलाइजेशन इज द yolk फॉर्मेशन, है ना? वाइटलाइजेशन इज द yolk फॉर्मेशन। ये शॉर्ट में याद रखेंगे आप। ठीक है। इस जगह पर ये ह्यूमन स्पर्म है। ये जो साइज है ऊगोनिया का, इस वाइटलाइजेशन की वजह कर जो ग्रोथ होएगा, ग्रोथ होने के बाद इसके साइज में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट आएगा और ये लगभग 200 टाइम्स जो है क्या करेंगे? इंक्रीज करेगा इस सेल के तुलना में। ये ह्यूमन का केस है अगर तो, है ना? जैसे कुछ फ्रॉग है, फ्रॉग में ये जो ग्रोथ फेज है, यहाँ जो साइज में इंक्रीजमेंट होती है वो 2000 टाइम्स होता है। वहीं पर अगर ड्रोसोफिला हो तो 90,000 टाइम्स जो है इस साइज में क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का इस साइज में इंक्रीजमेंट क्या होते हैं बच्चे? अलग अलग होता है। इसमें परेशानी की बात नहीं। यहाँ ह्यूमन का केस हमको याद रखना है और इस ह्यूमन का केस में क्या होता है कि ये 200 टाइम्स ये इंक्रीज करेगा। आफ्टर द ग्रोथ फेज इस जगह पर फिर मियोसिस होएगी। इस जगह मियोसिस फर्स्ट होएगा और मियोसिस फर्स्ट जो होते हैं, चूंकि अभी तक ये डिप्लॉयड सेल है, रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन, और रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस टू हाफ होते हैं। इस मियोसिस डिवीजन के पश्चात दो न्यूक्लियस बनेंगे बच्चे, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा। उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होगा, इसके साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे। लेकिन इस जगह जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा उनमें से एक न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत ही कम मात्रा में साइटोप्लाज्म जाएगा,
और दूसरे न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है साइटोप्लाज्म जाएगा। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का। साइटोकाइनेसिस तो होगा बट ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का, जिसमें एक सेल को ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मिलेगा और दूसरी को काफ़ी कम मिलेगा। जिसको काफ़ी कम मिलता है उसको हम पोलर बॉडी कहते हैं, उसको पोलर बॉडी कहते हैं। लेटर ऑन दिस पोलर बॉडी विल बी डीजनरेट्स। इसको पोलर बॉडी फर्स्ट भी कह सकते हैं आप, है ना, जो बाद में क्या हो जाएगा बच्चे, डीजनरेट्स कर जाएगा। अब ये जो आपको सेल प्राप्त हुआ यहां, इस सेल को हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे, सेकेंडरी oocyte। चूंकि यहां ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद जो ये सेल बना था, इस सेल को हम प्राइमरी oocyte बोलेंगे। इसीलिए इसके फर्दर नेक्स्ट फेज वाले सेल को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। फिर इस सेकेंडरी oocyte में लेट मी इस जगह पर हम ड्रॉप करते हैं इसको बच्चे, है ना। इस सेकेंड यहाँ एक पोलर बॉडी है, ये पोलर बॉडी है और ये पोलर बॉडी फर्स्ट है जो डीजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। इस सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte में फिर मियोसिस होगा और ये मियोसिस क्या होगा बच्चा, सेकेंड होगा, है ना। और मियोसिस सेकेंड जो होते हैं वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है मतलब क्रोमोजोम नंबर उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। चूंकि यहाँ मियोसिस डिवीजन के पश्चात ये हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है ना। तो इस हैप्लॉइड सेल में जो फिर मियोसिस डिवीजन होगा तो इसके पश्चात फिर जो है दो सेल का फॉर्मेशन होगा जिसमें कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर उस कैरियोकाइनेसिस को फॉलो किया जाएगा किसके द्वारा, साइटोकाइनेसिस के द्वारा, जिसमें ये हैप्लॉइड है। तो ये दोनों सेल जो फॉर्मेशन होने जा रहे हैं वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि यहाँ मियोसिस का सेकेंड मियोसिस है और ये इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक इसी तरह से इस जगह भी साइटोकाइनेसिस होगा और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का। एक सेल को काफ़ी कम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मिलेगा और दूसरे को काफ़ी ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मिलेगा। जिसको फिर काफ़ी कम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मिलेगा उसको अगेन हम पोलर बॉडी कहेंगे, लेकिन इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको हम पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी कहेंगे या पोलर बॉडी 2 कहेंगे, ठीक है। अब जो ये सेल यहाँ आपको प्राप्त हुआ है, इस सेल को हम ootids या ओवम या एग कहेंगे, ठीक है बच्चे। तो एग का फॉर्मेशन हो गया। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है किसका, oogenesis का, जिसमें एक प्राइमरी फॉलिकल्स डिफरेंट फेजेस से होते हुए गुजरता है और गुजरने के बाद जैसे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का फेज, यहाँ ग्रोथ फेज, अब यहाँ जो बच्चे यहाँ जो है मैचुरेशन का फेज आएगा, ये थर्ड फेज आया, यहाँ क्या आएंगे, मैचुरेशन का फेज। ये मैचुरेशन का फेज से होते हुए गुजर कर जो है क्या बनाएंगे, ये ooted या ओवम या एग सेल का फॉर्मेशन कर देगा। दिस इज द oogenesis। नाउ वी आर गोइंग टू इंटर इनटू द एग। एग का हम फॉर्मेशन कर लिए हैं तो क्यों नहीं हम इस एग का स्ट्रक्चर का अध्ययन कर लें। तो आइए हम एग के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग। एक एग जो है चारों तरफ से एक लेयर के द्वारा घिरा होता है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं और इसके अलावा अदर सेल ऑर्गेनल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक सेल जिसको एग सेल कहते हैं, ये चारों तरफ से जिस लेयर से, जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम वाइटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एग काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल इन साइज होता है, अबाउट 0.1 मिलीमीटर इन साइज के ये जो है क्या होते हैं, ये एग सेल होते हैं। अबाउट 0.1 मिलीमीटर साइज के ये होते हैं, जिसके इस रीजन में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनल्स
प्रेजेंट होते हैं और वो जो लेयर से घिरा होता है उस लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस अंडे का, इस एग का जो बाहरी जोन है, बाहरी एरिया है, चलिए हम इसे थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं, है ना। ये बाहरी जोन जो है, ये बाहरी जोन को हम कॉर्टेक्स कहेंगे। माने दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है इस सेल के, वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दो भागों में विभाजित होता है। उनमें से जो किनारे वाला, बाहरी साइड वाला जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको कॉर्टेक्स या एग कॉर्टेक्स के नाम से हम जानेंगे इसको। और इस एग कॉर्टेक्स को हम एक्सोप्लाज्म भी बोलते हैं, जो एक आउटर जोन है। ये क्या है बच्चे, ये आउटर जोन है। ये आउटर जोन है किसका, एग का आउटर जोन। इसके जो सेंट्रल रीजन में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को हम ऊप्लाज्म कहेंगे। ये सेंट्रल रीजन में यानी कि कॉर्टेक्स रीजन की जो अंदर वाले एरिया हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ऊप्लाज्म कहेंगे। और इस ऊप्लाज्म में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, अदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, साथ में इसके पास न्यूट्रिटिव सेल होगा और उस न्यूट्रिटिव सेल को हम योक के नाम से जानते हैं। क्योंकि ह्यूमन एग जो है उसमें योक की मात्रा जो होती है वो काफ़ी कम होते हैं, माइक्रोलेशिथल होते हैं। तो चूँकि ये ह्यूमन स्पर्म है और इस ह्यूमन स्पर्म में योक इज वेरी वेरी इन लेस अमाउंट। तो इस तरह से हमको दो जोन मिल गया, एक को ऊप्लाज्म और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के वाइटेलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन सेल प्राइमरी फॉलिकुलर सेल के द्वारा हुआ है। ठीक है, इसके बाहर एक और लेयर का फॉर्मेशन होता है, उस लेयर को हम जूना पेलुसिडा कहते हैं। जूना पेलुसिडा कहते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर एक नॉन सेलुलर लेयर का डिपोजिशन पाया जाएगा और वो नॉन सेलुलर लेयर जो सिक्रीट किया जाएगा वो फॉलिकुलर सेल के द्वारा ही सिक्रीट किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कैसा होंगे बच्चे, नॉन सेलुलर होगा। ठीक है, अब इस जूना पेलुसिडा के बाहर जो फॉलिकुलर सेल है और जो फॉलिकुलर सेल जो है रिमेनिंग फॉलिकुलर सेल, वो रिमेनिंग फॉलिकुलर सेल कुछ इस प्रकार से अरेंज रहते हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं इसे, कुछ इस प्रकार से जो है अरेंज रहते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है, ये दिस अरेंजमेंट इज इन सच ए वे दैट इट्स लुक लाइक ए रेडिएटिंग ऑन द आउटसाइड। ये फॉलिकुलर सेल का अरेंजमेंट इस प्रकार का होता है कि देखने में ये लगता है कि ये बाहर की तरफ क्या हो रहा है, रेडिएट कर रहा है। इसीलिए इस फॉलिकुलर सेल के द्वारा बनाया गया इस मेम्ब्रेन को हम कोरोना रेडियाटा कहेंगे, रेडियाटा कहेंगे। ठीक है बच्चे, है ना। इस सेंट्रल रीजन में यानी कि ऊप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेंट्रली लोकेटेड नहीं होते, ये कोई ना कोई एक किनारे पर शिफ्टेड होता है। चलिए सपोज कर लीजिए, इसको हम दिखा रहे हैं, है ना, ये कोई ना कोई एक किनारे क्या होते हैं बच्चे, न्यूक्लियस शिफ्टेड होते हैं, जैसे ये दिखा रहे हैं, है ना, शिफ्टेड होते हैं। इसीलिए हम न्यूक्लियस को एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस जो सेंटर में ना होकर पेरिफेरी में है, ऐसे न्यूक्लियस जो एक्सेंट्रिक है, ऐसे न्यूक्लियस को हम जर्मिनल वेसिकल कहेंगे। जर्मिनल वेसिकल कहेंगे। चलिए बच्चे, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस को क्या कहा, जर्मिनल वेसिकल कहा। इस ऊप्लाज्म की जिस किनारे पर
ये जर्मिनल वेसिकल यानी कि न्यूक्लियस शिफ्टेड होगा, यानी सेंट्रल पोजीशन पे ना रहने के कारण इसमें पोलैरिटी डेवलप्ड होगी, और पोलैरिटी इस साइड से डेवलप होगी क्योंकि इधर ये क्या है, ज़्यादा नज़दीक है। तो इस पोलैरिटी जो डेवलप हुआ, तो पोलैरिटी डेवलप होने की वजह कर जो स्पर्म आएंगे, उस स्पर्म का एंट्री का जो डायरेक्शन होगा ये उसी एंड से होगा जिस एंड से पोलैरिटी डेवलप होगी, और जिस एंड से पोलैरिटी डेवलप होता है उस एंड को हम एनिमल पोल कहते हैं, एनिमल पोल कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में स्पर्म विल बी एक्ट ऑन द एग थ्रू द एनिमल पोल, और एनिमल पोल विल बी डेवलप ड्यू टू द पोलैरिटी बिकॉज न्यूक्लियस इज एक्सेंट्रिक इन पोजीशंस। तो ये एनिमल पोल से के तरफ से होते हुए ये स्पर्म सेल क्या करेंगे, एंट्री करेंगे जस्ट अपोजिट ऑफ द एनिमल पोल। इस एनिमल पोल का जो अपोजिट हिस्सा कौन सा होगा बाबू, ये हिस्सा होगा, ये हिस्सा होगा। जस्ट अपोजिट ऑफ द एनिमल पोल के उस एरिया को हम जो है वेजिटल पोल कहेंगे। सी बच्चे, उसको हम क्या कहेंगे, वेजिटल पोल कहेंगे। जब इस एग को डिवाइड करना रहता है, वो इसी प्लेन में डिवाइड करते हैं फ्रॉम एनिमल पोल टू द वेजिटल पोल। इसका मतलब है पोलैरिटी डेवलप होने के कारण जो पोल का फॉर्मेशन हुआ है वो दो बात के लिए मददगार है। एक तो स्पर्म को एंट्री का डायरेक्शन मिलेगा, और दूसरा डिवीजन का प्लेन मिल जाएगा। इसको जो है आप भली भांति याद रखिएगा। इस जगह पर स्टार मार्क में याद रखने वाली बात आपका ये होगा कि वाइटलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन सेल ने खुद इटसेल्फ किया। जूना पैलेसुडा मेम्ब्रेन के बारे में अगर बात करेंगे आप, मेम्ब्रेन के बारे में अगर बात करेंगे, जूना पैलेसुडा का निर्माण फॉलिकुलर सेल के सिक्रीशन से हुआ, और कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन फॉलिकुलर सेल के डिपोजिशन के कारण हुआ, खुद के द्वारा किया गया, फॉलिकुलर सेल के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर तीन मेम्ब्रेन, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, जूना पैलेसुडा और कोरोना रेडिएटा का जो फॉर्मेशन हुआ है ये इस प्रकार से हुआ है। प्रथम लेयर, पहला लेयर इटसेल्फ, दूसरा लेयर सिक्रीशन बाय द फॉलिकुलर सेल, और तीसरा लेयर जो है ये क्या है, खुद ही फॉलिकुलर सेल का डिपोजिशन है। इसको जो है आप याद रखिएगा। चलिए, है ना, आज का लेक्चर इतना ही, है ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।